जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो आज है आपका 28 फेब और 28 फेब की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज कौन सा दिन है? आज है नेशनल साइंस डे। तो बेटा आज का दिन साइंस के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का बेटा पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन हु आर कमिंग ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। भाई इंडिया में ऑफिशियल विजिट पर यूरोपियन यूनियन की कौन प्रेसिडेंट आए हैं? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा, जो आपके पेपर में बन सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ऑप्शन है एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वी लेन, एलेक्जेंडर शेलंगबर्ग, एंड्रिस प्लेनकोविक। है ना, चार ऑप्शन है बेटा आपके पास। इसमें अगर देखा जाए तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में, ठीक है। उर्सुला वॉन्डर लेन ये आई हैं, ये यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है, जो कि इंडिया में ऑफिशियल विजिट पर आई हैं, और जिससे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच का जो रिलेशनशिप है वो और मजबूत होगा, ठीक है। और ट्रेड की और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स बढ़ेंगी। तो ये सब चीज़ें तो हम समय के साथ देखेंगे ही, लेकिन खास बात क्या है? यूरोपियन यूनियन। बेटा यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, यूरोप के जितने भी देश हैं उनका एक यूनियन बना है, और जिसकी कॉमन करेंसी है यूरो, है ना। यहाँ पर ये सारे देश हैं, आप देख सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर सारे देश आते हैं एक्सेप्ट ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अभी कुछ टाइम पहले यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर दिया था, जो कि ब्री एग्जिट के नाम से बड़ा मशहूर हुआ था, है ना। और अगर देखा जाए तो उस टाइम पे इनमें टोटल मेंबर होते थे 28, अभी कितने हो गए? 27। तो कोई अगर आपसे पूछे कि यूरोपियन यूनियन में नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है, तो बेटा नंबर ऑफ कंट्रीज है 27। कब बना था? 1993 में। और यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है या कैपिटल है वो बेल्जियम है, और कुछ ऑपरेटिव हिस्से इसके लग्जमबर्ग से भी चलते हैं। याद रखिए कहाँ से चलते हैं बेटा? लग्जमबर्ग से। तो लग्जमबर्ग और बेल्जियम इसके हेडक्वार्टर या कैपिटल सिटीज में आता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख की अभी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई। तो हमारे जो होम मिनिस्टर थे अमित शाह जी, वो इस डेथ एनिवर्सरी को कहाँ पर इन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट किया, वो गए थे और न्यूज़ बनी। तो ऑप्शन है पुणे, चित्रकूट, नैनीताल, प्रयागराज। तो बेटा नानाजी देशमुख की अगर हम बात करते हैं तो एक सोशल रिफॉर्मर और पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म किए और पॉलिटिक्स में भी अच्छा नाम कमाया। इनकी लीडिंग पार्टी बीजेपी थी, तो इसीलिए अमित शाह थोड़ा सा प्रमोट भी कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इनकी ये एनिवर्सरी कहाँ पर सेलिब्रेट की गई? चित्रकूट में। क्योंकि देखिए नानाजी देशमुख के जो अंतिम समय था वो चित्रकूट में ही भी था, इनकी डेथ वहीं हुई थी, तो इसीलिए डेथ एनिवर्सरी को भी यहीं पे सेलिब्रेट किया गया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और नानाजी देशमुख के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं नानाजी देशमुख के बारे में कि भाई सोशल रिफॉर्मर और पॉलिटिशियन थे, हैदराबाद में बॉर्न हुए, ठीक है। इनकी डेथ चित्रकूट एमपी में हुई। और एक बड़े पॉलिटिशियन रह चुके हैं, किस पार्टी से? बीजेपी से। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, इसमें तो बड़े अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो पद्म विभूषण इन 1999, और रिसेंटली इनको भारत रत्न भी दिया गया है 2019 में। तो तब भी न्यूज़ में था, अब इनकी जो ये एनिवर्सरी मनाई जा रही है ये भी बड़ी न्यूज़ में है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत रत्न इनको मरने के उपरांत दिया गया है, ठीक है, पोस्टुमस दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में तो हर जगह चर्चा चल रही है। महाकुंभ। महाकुंभ का एक दिव्य समापन हुआ, तो ये दिव्य समापन कितने दिन के बाद हुआ? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। द डिवाइन एंड ऑफ महाकुंभ, ठीक है, देयर देयर इज अ डिवाइन एंड ऑफ महाकुंभ आफ्टर हाउ मेनी डेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, बन सकता है आपके पेपर में। तो कितने दिन चला महाकुंभ? एक ये घुमा के भी क्वेश्चन बन सकता है। तो महाकुंभ की अगर हम बात करें तो वो कितने दिन चला? 45, 50, 55, 65 डेज। अब इसको सोच के थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि कितने दिन चला। बेटा ये चला आपका कितने दिन? ये चला आपका 45 डेज। महाकुंभ पूरे 45 दिन चला, और इसके बाद इसका एक दिव्य समापन हुआ। जब हम महाकुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ का भी अपना एक लंबा चौड़ा इतिहास है जो ऑलरेडी आपको पता है। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महाकुंभ
या कुंभ के मेले से, है ना, जब हम बात करते हैं किसकी, कुंभ की, तो कुंभ से कितनी नदियां एसोसिएट है, हाउ मेनी रिवर्स आर एसोसिएटेड विद कुंभ। तो आपकी एक होली रिवर तो है गंगा, गंगा के अलावा आपकी है शिप्रा, ठीक है बेटा, और शिप्रा के अलावा तीसरी जो रिवर कुंभ से एसोसिएट है वो है आपकी गोदावरी, है ना। तो कुंभ के मेले कितनी नदियों पे लगते हैं, 3 नदियों पे, गंगा, शिप्रा और गोदावरी, और कितनी जगह पे लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका लगता है हरिद्वार, ठीक है, उसके बाद आपका प्रयागराज, है ना बेटा, फिर शिप्रा, शिप्रा में जब कुंभ का मेला लगता है तो बेटा कहाँ लगता है, उज्जैन, और गोदावरी में जब लगता है तो नासिक। देखो कुछ इसकी टाइमलाइन समझिए, टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझो, है ना। जब हरिद्वार में लगता है तो उसके 3 साल के बाद कहाँ लगेगा, प्रयागराज में, लगेगा तो फिर उसके 3 साल के बाद कहाँ लगेगा, उज्जैन में, उज्जैन में लगा तो अगले 3 साल के बाद कहाँ पे लगा, नासिक, और फिर अगले 3 साल के बाद फिर से हरिद्वार आ गया, और वापस प्रयागराज आने में कितना टाइम लग गया, 12 साल। तो कुंभ का मेला किसी एक पर्टिकुलर जगह पे दोबारा कब रिपीट करेगा बेटा, 12 साल के बाद, तो इसे कहलाते हैं महाकुंभ। अभी देखो जो हमारा ये प्रयागराज वाला खत्म हुआ है तो उसके 3 साल के बाद अब कहाँ लगना है, शिप्रा नदी किनारे उज्जैन में। तो याद रखिएगा कुंभ का मेला जब बहुत ही 12 साल के बाद लगता है तो महाकुंभ होता है, ठीक है। इस महाकुंभ की में 66 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बोल सकते हैं, मेला बोल सकते हैं, जो क्या है, कुंभ है। कुंभ इतना फेमस और इतना बड़ा है कि इसके बारे में अगर हम बात करें तो यूनेस्को की हेरिटेज, इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में भी है। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप छू नहीं सकते, उन हेरिटेज की भी बात करते हैं। यूनेस्को में कई तरह की हेरिटेज है, इनटेंजिबल का मतलब है जो आप फील कर सकते हो बट टच नहीं कर सकते हो, जैसे रामलीला, रामलीला को आप देख सकते हो, ठीक है, कुंभ का मेला भी इसमें है, ठीक है। डांस, चौ डांस, वैदिक चैंटिंग जो भी है, आप इसे सुन सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन पकड़ नहीं सकते हो, है ना, टच नहीं कर सकते हो। कोडियट्टम डांस है, रम्मन है, रम्मन एक उत्तराखंड का एक फेमस डांस फॉर्म है। मोदियट्टू है, कलबेली है, बुद्धिस्ट, लद्दाख में जो बुद्धिस्ट लोग बैठ के चैंटिंग करते हैं वो भी इस लिस्ट में है, ठीक है। संकीर्तन है, ठीक है, और ट्रेडिशन ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल मेकिंग ऑफ पंजाब है, ठीक है। योगा इसमें शामिल हो चुका है, नौरोज शामिल हुआ है, और रिसेंटली दुर्गा पूजा, और सबसे रिसेंट में गरबा इसमें शामिल हुआ है। तो ये आपके पेपर में करंट अफेयर के फॉर्म में आ भी चुका है और आता रहता है ना। इनटेंजिबल हेरिटेज में कुंभ कब शामिल हुआ भाई, आपका 2017 में, इसे ध्यान रखिएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, कुंभ इनटेंजिबल हेरिटेज में आता है, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इनॉग्रेशन ऑफ आर्ट ऑफ होप 2025 वॉज हेल्ड, है ना, या इज गोइंग टू बी हेल्ड, बेंगलुरु, दार्जिलिंग, चंपारण और न्यू दिल्ली, है ना। आर्ट ऑफ होप 2025 का शुभारंभ कहाँ होगा, तो बेटा इसमें अगर हम आर्ट ऑफ होप की बात करें तो इसका जो शुभारंभ हुआ वो कहाँ हुआ बेटा, दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली में। आर्ट ऑफ होप की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह का मोटिवेटिंग फेस्टिवल है, या फिर बोल सकते हैं कि प्रदर्शनी है, जिसका 3rd सेशन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। नॉर्मली ये 2021 में पहला सेशन हुआ था, पहला इसकी मीटिंग हुई थी, पहली बार ये शुरू हुआ था। इसका मेन मोटिव क्या है, आर्टिस्ट जो है, जो अलग अलग तरह के आर्टिस्ट हैं इंडिया में, आर्ट फॉर्म्स हैं, उनको सपोर्ट करना, उनके बढ़ावा देना और उनके आगे बढ़ाना, इसका मेन मोटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया अर्थक्वेक ट्रिमर्स वर फेल्ड, हाल फिलहाल में, आज ही की बात है, हमने अर्थक्वेक कहाँ पर फील किया। देखिए अभी कुछ दिन पहले बे ऑफ बंगाल में अर्थक्वेक आया था, और उसी से सपोर्ट करता हुआ आपका असम में अर्थक्वेक का फील हुआ। अब अर्थक्वेक जो होता है ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं था, 5 रिक्टर स्केल का था, तो इससे बहुत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अर्थक्वेक जैसा एक टॉपिक आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब अर्थक्वेक की बेटा अगर हम बात करते हैं तो अर्थक्वेक क्या होता है,
अर्थक्वेक को सिंपल समझे तो अर्थ के अंदर हम ये मानते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो अपने अंदर से एनर्जीज को लगातार रिलीज करते रहते हैं, और ये एनर्जीज डिफरेंट डिफरेंट वेव्स के फॉर्म में आगे बढ़ती हैं, है ना। और इन वेव्स को हम बोलते हैं सेस्मिक वेव। बेटा क्या बोलते हैं? सेस्मिक वेव। इस वेव को हम बोलते हैं सेस्मिक वेव। क्या बोलते हैं? सेस्मिक वेव। इसे याद रखिएगा, इस वेव को हम बोलते हैं सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव आपकी दो तरह की होती है, बॉडी वेव्स और आपकी सरफेस वेव। और बॉडी वेव्स फिर पी और एस कैटेगरी में होती है और सरफेस वेव होती है एल। तो सेस्मिक वेव तीन तरह की होती है, पी, एस और एल। और इन सेस्मिक वेव को रीड करने वाला हमने एक ग्राफ बना रखा है बेटा, जिसे हम बोलते हैं सेस्मोग्राफ। तो सेस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो सेस्मिक वेव को रीड करता है और ये बताता है कि भूकंप आएगा कि नहीं आएगा। तो कभी भी भूकंप आता है तो सेस्मिक वेव जनरेट होती है, और सेस्मिक वेव जनरेट होती है तो जिस जगह से जनरेट होती है वो क्या कहलाता है? वो पॉइंट कहलाता है फोकस। ठीक है, वो नीचे वाला पॉइंट बेटा क्या कहलाता है? फोकस। और इसके परपेंडिकुलर सरफेस पे जो पॉइंट मिलता है वो कौन सा होता है? एपिसेंटर। तो सरफेस पे आपका भूकंप का कौन सा पॉइंट मिलेगा? एपिसेंटर। सरफेस के अंदर जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? फोकस। अब अगर हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हमने एक स्केल बना रखी है। उस स्केल का नाम बेटा है रिक्टर स्केल। याद रखिएगा, रिक्टर स्केल की अगर हम बात करते हैं तो रिक्टर स्केल जो है वो बताती है हमें अर्थक्वेक की इंटेंसिटी। देखो सेस्मोग्राफ जो होता है बेटा, सेस्मोग्राफ सिर्फ बताता है कि भूकंप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 2 4 5 मिनट पहले हमें बता देगा कि भूकंप आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इसी में अगर हम स्केल जोड़ देंगे, कई तरह की स्केल होती है, रिक्टर, मार्कनी, हैकल, कई स्केल होती है। तो रिक्टर स्केल सबसे ज़्यादा यूज होती है। इसमें 0 से लेकर 10 की बीच की रीडिंग होती है। और जैसे ही हम सेस्मोग्राफ में स्केल जोड़ते हैं तो हमें इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक पता चल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया 5 इंटेंसिटी का आया, मतलब बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला नहीं है। इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा स्केल्स में रीडिंग होती है। मान लो अगर 3 पे भूकंप आया, 3 से 5 आया, है ना, और 5 से फिर 6 गया, तो 5 से 6 वाला जो भूकंप होगा, जो 6 पे आएगा, वो 5 से कितना भारी होगा? 10 टाइम्स, है ना। और अगर ये 5 से 7 आएगा तो कितना भारी होगा? 100 टाइम्स। याद रखिएगा। तो मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने पर जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक होती है 10 टाइम्स बढ़ जाती है। मतलब ये 5 का है, अगर ये 5 की जगह 7 हो जाता तो जो अभी भूकंप आया है उससे 100 गुना ज्यादा इंटेंसिटी से भूकंप आता। 100 गुना ज्यादा मतलब जो आप असम देख रहे हो उसमें तहस नहस मच चुकी होती। तो इसीलिए याद रखिएगा, हर टाइम भूकंप आता रहता है, बट इसकी इंटेंसिटी अगर 5 या 5.5 के अंडर है तो ये बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो अभी जितने भी भूकंप आ रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, बट अर्थक्वेक के ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज है नेशनल साइंस डे, तो नेशनल साइंस डे की थीम जाने बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2025? तो 2025 की जो नेशनल साइंस डे की थीम है वो क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड साइंस इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ऑप्शन नंबर बी है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। एंड ऑप्शन नंबर डी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो बेटा ये सारी थीम्स हैं किसकी? नेशनल साइंस डे की। बट अगर इसको देखा जाए तो ये वाली अपनी करंट वाली है 2025 की, ये वाली थीम है 2024 की, ये वाली थीम है 2023 की, और ये वाली थीम है 2022 की। अब आप सोचेंगे सर इतनी पुरानी पुरानी थीम्स का हम क्या करेंगे? बेटा कभी कभी यूपीएससी है वो खेलता बहुत है, क्या करेगा? पुरानी थीम्स को नई थीम्स के साथ मर्ज करके मैच करने को दे देगा। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस, या एक बार भी आपने इसे पढ़ रखा होगा तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, नेशनल साइंस डे के बारे में थोड़ा 2 4 बातें और भी जान लेते हैं। जैसे नेशनल साइंस डे की थीम तो आपको पता चल गई, बट ये हम क्यों मनाते हैं और कब से मनाते हैं? देखिए क्यों मनाते हैं इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि डॉक्टर सीवी रमन ने इसी दिन 28 फरवरी 1928 को क्या किया था? रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था, है ना। स्कैटरिंग से रिलेटेड ये इफेक्ट है। इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। और रमन इफेक्ट डिस्कवर करने के बाद काफ़ी टाइम के बाद 1928 के काफ़ी टाइम के बाद 1986 में, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक प्रपोजल भेजा किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि हमको नेशनल साइंस डे मनाना चाहिए इस दिन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एक्सेप्ट किया
और 1987 से हम इसको हर साल मनाने लगे हैं, है ना। और क्यों मनाते हैं? रमन इफेक्ट इस दिन डिस्कवर किया गया था, याद रखिएगा। सीवी रमन को इसी रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना। कब मिला था? 1930 में। तो सीवी रमन को नोबेल प्राइज बेटा कब मिला? 1930 में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे भूलिएगा मत। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव स्टार्ट 6 न्यू गति शक्ति कार्गो टर्मिनल? देखिए, गति शक्ति जो एक स्कीम है, इसके तहत रेलवे मिनिस्टर जो हमारे अश्वनी वैष्णव हैं, उन्होंने 6 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू करने की घोषणा की है। कहाँ पर की है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एमपी, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, सी तेलंगाना, फोर्थ है असम। तो असम बेटा यहाँ पर एकदम सही है। अश्वनी वैष्णव ने घोषणा की कि असम में 6 नए, ठीक है, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को शुरू करेंगे ताकि वहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, पीएम गति शक्ति स्कीम के तहत ये सारी चीज़ें चल रही है। तो पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि पीएम गति शक्ति कब शुरू हुआ? 1921 में, है ना। इस इट इज़ अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। पूरे इंडिया में अच्छी कनेक्टिविटी हो जाए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। तो उस कनेक्टिविटी को आगे अच्छा करने के लिए ये मॉडल शुरू किया गया है। लॉजिस्टिक्स को सस्ता करना, लॉजिस्टिक्स समझते हैं, जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से पार्सल मंगाते हैं तो वो कम टाइम में आपके पास आ जाता है, उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक में भी ये बहुत सपोर्ट करता है। और जो दूर की चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट करती थी, उनको कम करना इसका मेन मॉडल है, मेन काम है। पीएम गति शक्ति स्कीम, इसी के तहत ये सारी चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच विल बी अ फाइन फॉर कीपिंग मोर देन अ 1 पैन कार्ड? एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखने पर आपको कितने रुपए का फाइन हो सकता है? अभी ये नया नया गवर्नमेंट का नया रूल आया है। तो ये रूल की अगर हम बात करें तो इस रूल के तहत आपका जो पैन कार्ड है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो आपको 10,000 का सीधा सीधा फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, पैन कार्ड की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो पैन कार्ड आपका परमानेंट अकाउंट नंबर एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इशू करता है। पहला बार कब इशू हुआ? 1972 में। ये 10 नंबर होते हैं। इसमें खास बात क्या है कि चौथे नंबर पे जो डिजिट होती है वो प्री डिफाइन होती है, चौथी और पांचवी। चौथे नंबर पे जो डिजिट होगी वो इनमें से कोई एक होगी। जैसे आपके लिए क्या होगी? आपके लिए तो ये हो जाएगी पर्सनल, है ना, ये पर्सनल वाला हो जाएगा पी। तो आप में से जितने लोगों के पास भी पैन कार्ड होगा, उसका चौथा नंबर पे क्या लिखा होगा बेटा? पी। क्यों? क्योंकि आप इसे पर्सनल यूज कर रहे हो। लेकिन मान लो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई अकाउंट है तो उस पर क्या लिखा होगा? जी। कोई कंपनी है, अगर आपने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रखी है तो उसका भी एक पैन कार्ड होगा, उस पर क्या लिखा होगा? सी, है ना। और कोई फर्म है तो क्या लिखा होगा? एफ। ठीक है, तो इस तरह से लोकल अथॉरिटी है तो एल। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पैन कार्ड होता है, इंडिविजुअल का भी होता है। तो अगर आप इंडिविजुअल अपना पैन कार्ड देखोगे तो उसमें 4th नंबर पे क्या लिखा होगा बेटा? पी। और 5th नंबर पे क्या लिखा होता है मैं बताता हूँ। 5th नंबर पे आपके सरनेम का पहला अल्फाबेट होता है ना। जैसे आप मान लो आपका नाम है प्रवीण कुमार, है ना, तो आपका जो के अल्फाबेट है ये होगा 5th नंबर पे, है ना। या अगर आपका नाम है संदीप सिंह, तो आपका सरनेम का पहला अल्फाबेट इस पे यूज हो जाएगा, ठीक है, एस। तो आप चेक कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये जो मैंने आपको बताया। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम बताना है। ठीक है, तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार, CEC। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है बेटा वो आता है इलेक्शन कमीशन के अंदर, है ना। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में डिफाइन है, आर्टिकल 324 के तहत, और जो बताता है कि हमारे देश में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, बट 1989 के बाद ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। 1989 में क्या हुआ? 1989 में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कांड हुआ, आपकी वोटिंग की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। और ठीक है, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989।
कई बार पेपरों में आया हुआ है, इसे ध्यान रखना। वोटिंग करने की उम्र को 21 साल से 18 साल कर दिया गया, मतलब बहुत सारे वोटर बढ़ गए, काम बढ़ गया, तो एक आदमी से नहीं संभाल रहा था तो उसके 2 असिस्टेंट बना दिए गए, है ना। तो इसे मल्टी मेंबर बॉडी 90s के डिकेट्स में किया गया, 91, 92, 93 में अलग अलग टाइम पर सिंगल मेंबर मल्टी मेंबर से किया गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो करंट टाइम में हमारे जो इसका कंपोजिशन है वो क्या है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इसमें मेन होता है आपका ये वाला बंदा, ठीक है। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करें तो अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। रिमूव पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस के थ्रू होता है बेटा, इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस, है ना। इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस, इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में किसका होता है, प्रेसिडेंट का। लेकिन इम्पीचमेंट लाइक मतलब पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होता है लोकसभा से, राज्यसभा से, फिर इनको हटाया जाता है। तो इनको हटाना बहुत आसान काम नहीं है। हाँ, अपॉइंट होने के कब तक ये अपना कार्यभार संभालेंगे, तो इनका टेन्योर होता है बेटा 6 ईयर और 65 ईयर। मान लो मैं बन गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 55, तो मैं कब तक संभालूंगा, 55 + 6, 61 पर रिटायर। लेकिन मान लो मेरी एज चीफ जस्टिस ऑफ सॉरी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनते वक्त कितनी है, 62, तो 65 तक मैं रहूंगा सिर्फ 2 साल, 3 साल, है ना। तो ये याद रखिएगा, अप टू 65 ईयर्स और 6 ईयर, दोनों में से जो पहला हो जाए, है ना। करंट कैग तो आपको पता है, लेकिन पहला कैग कौन था, सुकुमार सेन। भारत के पहले कैग थे सुकुमार सेन, इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भाई हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ न्यू दिल्ली, है ना। न्यू दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इसके नए डायरेक्टर कौन बने भाई, तो आप इनको देख सकते हैं, पहचानिए, नाम बताइए, ठीक है। पहचान में तो आ नहीं रहे होंगे, नाम मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सब्यसाचीकार, प्रोफेसर सब्यसाचीकार एक प्रोफेसर है जो अलग अलग संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अभी रिसेंटली डायरेक्टर अपॉइंट हुए कहाँ के, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बेटा अगर हम बात करते हैं तो 1982 में फाउंड हुआ था VKRV राव के द्वारा, है ना। ये अलग अलग तरह की इंडिया की जो अलग अलग फील्ड की रिसर्च है इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसके लिए बनाया गया था, है ना। इसकी 9 डिफरेंट डिफरेंट्स बोल सकते हैं। द इंस्टीट्यूट एरियाज ऑफ रिसर्च में बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू 9 थीम्स। इसकी 9 अलग अलग थीम्स है, उसमें एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड, हेल्थ, इकोनॉमी एंड पॉलिसी, इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड informal sectors, macroeconomics analysis and policy, population and human resources, social change and social structures। ये जितनी भी अलग अलग थीम्स हैं, इन थीम्स के अंदर पर काम होता है, इनके ऊपर रिसर्च होती है, और इसके नए डायरेक्टर बने सब्यसाची कार, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बेटा इतना रहने देते हैं। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर सब समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए, वहाँ पर आपको इसी से रिलेटेड सारी क्विज एकदम फॉर्मल तरीके से मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद।